हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। नॉर्सेट एग्ज़ाम की तैयारी अपन कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन अभी बुलेट पॉइंट के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है कि पेंडेमिक की जो डिजीज चल रही है करंटली, कोरोना वायरस। तो उसके बारे में भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज अपन कोरोना वायरस के बारे में सारा इम्पोर्टेंट जो डाटा है उन डाटा को देखेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि आज अपनी एकेडमी में एक तेजस्वी मैम जुड़े हैं, जो कि आपको कोरोना वायरस के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे, जो कि रिसेंटली अभी एम्स ऋषिकेश के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर पोस्टेड हैं। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू नारायण फॉर लेट मी कंटिन्यू। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि कोरोना वायरस एक्चुअली जो पैंडमिक अभी करंटली चल रहा है और जिस वायरस की वजह से चल रहा है उसकी सारी डिटेल्स, ताकि नॉर्सेट में कोई भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आता है तो यू गाइज विल बी एबल टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, है ना। तो फिर आज हम कोरोना वायरस के बारे में पढ़ते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस इज़ मेनली नोन एज कोविड-19, है ना। कोविड-19 से स्ट्रेन है, द वायरस का स्ट्रेन है। कोरोना वायरस तो हमने पहले भी पढ़ा है, बट इसका एक जो स्ट्रेन आया है जिसकी वजह से ये पैंडेमिक अभी चल रहा है, दैट स्ट्रेन नेम इज़ कोविड-19। ओके, इसका जो एजेंट है जिसके वजह से ऐसा होता है वो है SARS-CoV-2। ओके, सार्स इज़ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, एंड SARS-CoV-2 के नाम से आता है। ओके, तो ये 2019 नोवल कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या है, हाई नंबर ऑफ सब क्लिनिकल केसेस एंड कैरियर्स। आपको पता भी है, जैसे हमारी गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट है या WHO है, वो डेली इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि आज इतने केसेस हो गए, एक्टिव केसेस इतने चल रहे हैं, इतने रिकवर्ड हुए हैं, इतनी डेथ्स हुई हैं। तो इस पैंडमिक की वजह से द होल वर्ल्ड गॉट हिट बैडली एंड बहुत सारे सब क्लिनिकल केसेस और कैरियर्स हमारे सामने आए हैं। ठीक है, इनिशियली जो है ये स्टार्टेड एज जूनोटिक डिजीज़। जूनोटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं, वो बीमारियां होती हैं जो हमें किसी एनिमल से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, तो जब शुरू हुआ था एज चाइना क्लेम्ड, ठीक है, कि ये जूनोटिक डिजीज़ थी, बट करंटली इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है एंड दैट इज़ हैपनिंग बाय ड्रॉपलेट्स। ठीक है, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनकी वजह से होता है। अब जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है कोरोना वायरस का, दैट इज़ 2 to 14 days। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जहाँ पे यू आर नॉट पोजेसिंग एनी सिम्टम्स, बट वायरस आपके अंदर है लेकिन आपके पास कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 14 days। क्वारंटीन पीरियड होता है 14 डेज। इसका क्वारंटीन पीरियड भी कितना है? 14 डेज। मतलब वंस यू हैव डायग्नोज द पेशेंट कि उसको SARS-CoV-2 है या उसे कोविड-19 है, ठीक है, दैट पेशेंट इज़ कोविड-19 इन्फेक्टेड, तो उसके बाद आप उसको क्वारंटीन करते हो। क्वारंटीन मतलब कि आपने उसको आइसोलेट कर दिया है सो दैट वो किसी और से ना मिले, ठीक है, और उसकी वजह से उसके जो ड्रॉपलेट्स जनरेट होते हैं तो जो हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्टेड ना हो। थर्ड थिंग, रूट ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? बाय ड्रॉपलेट्स। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, जैसे आपको अपडेट मिल रहे हैं उसमें भी है ये चीज़ें कि ड्रॉपलेट्स के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट ऑफ पार्टिकल्स हैविंग कोविड वायरस, मतलब मान लो आप यू आर हैंगिंग आउट विद अ पर्सन हु इज़ कोविड-19। ठीक है, कोई इंसान है जो कोविड-19 इन्फेक्टेड और आपका दोस्त है वो। ठीक है, अब अगर उसे मान लो स्नीज़ आता है या कॉफ है उसे, तो वो क्या करता है, जब भी ऐसा होता है तो एयर में क्या करते हैं वो लोग, ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिट करते हैं, और वो ड्रॉपलेट्स जो है ना आप इनहेल कर देते हो थ्रू इंस्पायर्ड एयर, और उससे जो है ना ट्रांसमिशन होता है। तो यू आर एट द मैक्सिमम चांसेस ऑफ गेटिंग दैट इन्फेक्शन फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, तो ये रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। तीसरी चीज़ है सेकेंडरी रेट अटैक कितना होता है। वैसे इसका सेकेंडरी रेट अटैक 30 to 40% बताया गया। मतलब अगर आप किसी के साथ हैं और आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं या कम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो चांसेस ऑफ यू हैविंग दिस वायरस इज़ 30 to 40%। अगला है केस फर्टिलिटी रेट। केस फर्टिलिटी रेट मतलब कि अगर आपको हो गया है तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि इट विल टर्न आउट इन अ मोर्टैलिटी, मतलब
वो जो पेशेंट है, ठीक है, दैट कैन लैंड अप इनटू सिवियरिटी ऑफ द केस, ठीक है, तो दैट इज़ 3 to 4% या 2 to 10% भी है। कोई कोई क्लेम कर रहा है कुछ कंट्रीज़ की 2 to 10% है, ठीक है, बट हमारे यहाँ वी यूजुअली हैव 3 to 4% ऑफ केस फर्टिलिटी रेट। ओके, लेट्स कम टू एपिडेमियोलॉजी। इसका जो वर्ल्ड्स फर्स्ट केस आया था दैट वाज ऑन 31 December 2019 एंड इट वाज रिपोर्टेड इन चाइना। ओके, इंडिया का फर्स्ट केस जो था दैट वाज 30 Jan 2020 एंड वाज रिपोर्टेड इन केरला। ओके, जो पैंडमिक डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है, WHO में इट वाज कंसिडर्ड एज अ पैंडमिक, मतलब WHO ने बोल दिया था दैट the COVID-19 is now a pandemic. So that declaration was done on 11th March 2020. And India में it was considered as a national health emergency, and this announcement was done on 12th March 2020. Okay, so this was about epidemiology. Now comes to symptoms. तो जनरली दिस कोविड-19 इन्फेक्शन ranges from mild symptoms to सीवियर सिम्टम्स डिपेंडिंग अपॉन द हाई रिस्क पॉपुलेशन है वो, या फिर वो इम्यूनाइज्ड है ना। तो इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो कौन से आते हैं? फीवर, फर्स्ट केस है फीवर, सेकेंड केस है रनी नोज, थर्ड केस है सोर थ्रोट और ड्राई कॉफ, और फोर्थ है हेडेक, एंड द मेन थिंग इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, जो मेन सिम्टम्स माना गया है दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग या ब्रेथलेसनेस। ठीक है, इसमें बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है। ठीक है, उसके बाद इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, या व्हाट आर द डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू डायग्नोज दिस कोविड-19 इन्फेक्शन। तो पहला जो हम करते हैं दैट इज़ RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं ना, हम वायरस को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, वी टेक अ स्वैब। ठीक है, दैट कुड बी नेजोफेरेंजियल स्वैब हो सकता है या ओरोफेरेंजियल स्वैब हो सकता है। नेजोफेरेंजियल स्वैब जो होता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ बेस्ट। ठीक है, तो वहाँ से स्वैब लेते हैं। तो स्वैब में जो वायरस अगर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, कल्चर करते हैं और फिर पता लगा उसकी रिएक्शन चेन्स देखते हैं वो बनाता है कि नहीं बनाता। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द चांसेस और जो भी चीज़ें होती हैं उससे हम पता लगाते हैं। ओके, सो दिस पेशेंट मे बी हैविंग और हैविंग द कोविड-19 इन्फेक्शन। सेकेंड चीज़ रैपिड किट टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, टू डिटेक्ट IgM एंड IgG। ये क्या है, एंटीबॉडीज़ हैं। वेन एवर सम पेशेंट गेट्स इन्फेक्टेड विद कोविड-19 इन्फेक्शन, तो हमारी बॉडी कॉम्पनसेट करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ठीक है, एंड दोज एंटीबॉडीज़ कुड बी IgM और IgG। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि रैपिड किट टेस्ट में जो है ना देयर इज़ हायर चांसेस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स। इसलिए जो बेस्ट माना जाता है, जो रिलायबल माना जाता है दैट इज़ RT-PCR टेस्ट। ओके, अब आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? ठीक है, डन बाय थर्मल स्क्रीनिंग एज यू माइट हैव सीन इन द न्यूज़, या आप कभी कहीं के मॉल्स वगैरह में भी अभी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि इंफ्रारेड थर्मोमीटर की हेल्प से वो थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं आपके टेम्पोरल एरिया पे। दे कीप दैट इंफ्रारेड थर्मोमीटर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर अवे एंड देन दे विल नोटिस कि आपका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, अगर इफ़ यू आर पोजेसिंग हायर टेम्परेचर तो दे कैन कंसिडर यू एज कोविड इन्फेक्टेड। ठीक है, तो थर्मल स्क्रीनिंग होती है और रिकमेंडेड फॉर हाई रिस्क केसेस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। मतलब मान लो जो अगर कोई इंसान है जिसका जो हाई रिस्क केसेस में आता हो, है ना, या फिर मतलब उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग रही हो, उसका कोई दोस्त, कोई जानने वाला, कोई रिलेटिव्स, है ना, वो पॉजिटिव रहा हो और उसके कॉन्टैक्ट में वो आया हो, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए स्क्रीनिंग करा लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात आती है व्हाट नेक्स्ट इफ़ यू सस्पेक्ट 2019 एंड कोविड इन अ पेशेंट। अगर आपने मान लो आपको लगा मुझे या किसी और को, आपके जानने वाले को, है ना, किसी को कोविड-19 इन्फेक्शन है, तो उसके बाद करना क्या है आपने सॉरी, तो आइसोलेशन द वन थिंग जिससे कि आप अपने साथ वालों को बचा सकते हैं और इस पैंडमिक की चेन को रोक सकते हैं, दैट इज़ आइसोलेशन।
आइसोलेशन मतलब कि आपने खुद को एक कमरे में या एक ऐसे एरिया में आइसोलेट कर लिया है जहाँ पे कोई बाहर वाला आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है या आप किसी कांटेक्ट में नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो दैट इज़ आइसोलेशन। उससे क्या होगा ना कि अगर आप ड्रॉपलेट्स भी ट्रांसमिट कर रहे हो या इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, तो दैट ड्रॉपलेट्स विल नॉट बी इनहेल्ड बाय एनी हेल्दी इंडिविजुअल, जिसकी वजह से वो जो दूसरे लोग होंगे वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे। आइसोलेशन एक स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट माना जाता है। एयरबोर्न प्रिकॉशंस एज वेल एज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। ड्रग्स दैट हैव बीन ट्राइड एंड हैव शोन सम एफिकेसी, तो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ ड्रग्स हैं जो अभी तक ऐसा मानी गई हैं कि ठीक है इनको लेने से कुछ पेशेंट को सही आराम मिला है। तो दैट इज़ पहली चीज़, सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलता है। सपोर्टिव मतलब कि कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है और उसको साथ में कोई और प्रॉब्लम है तो आपने देख लिया, उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीट कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज़ लॉपिनाविर या राइटोनिविर भी देते हैं हम पेशेंट को, दीज आर एंटी वायरल मेडिकेशंस। थर्ड, क्लोरोक्विनीन, जिसके बारे में आपने सुना होगा बहुत, ठीक है, मलेरिया में भी देते हैं, एंटी मलेरियल होती है ड्रग। उसके बाद ऑसिल्टामिविर इन कॉम्बिनेशन विद लोपिनाविर एंड राइटोनिविर, ठीक है, इनके साथ भी देते हैं हम। उसके बाद आइवरमेक्टिन भी देते हैं। तो these are all medications we are using in patients who possess COVID-19 infection, okay. सॉरी। उसके बाद आता है हाउ टू प्रिवेंट कोविड-19 इन्फेक्शन। अब देखते हैं कि हमें कोविड-19 इन्फेक्शन को बचा कैसे सकते हैं। तो प्रिवेंट कैसे करते हैं कोविड-19 को, ओके। तो पहली चीज़ है पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। खुद को बचाने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव, जैसे आजकल लोग घूम रहे हैं ना ग्लव्स पहन के, ठीक है, मास्क पहन के, तो दीज आर पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स। दूसरी चीज़ इन्वायरमेंटल मेजर्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि आपने अपने आसपास ध्यान रखना है कि आपके आसपास कोई भी ऐसी गंदगी ना हो या कोई ऐसे लोग ना हो। अगर ऐसे कुछ इन्फेक्टेड लोग हैं तो अपने आप को आइसोलेट करके रखना है उनसे, ठीक है, कांटेक्ट कम करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, अगेन द सेम थिंग कि आपको लोगों से कम मेल जोल रखना है इस टाइम पे, है ना। कम से कम बताते हैं ना 6 फीट की दूरी होनी चाहिए, लोगों से दूर से नमस्कार कीजिए, है ना, ये सब चीज़ें। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें आपकी आई गई हैं, मैंने बता दिया आपको। अब आता है बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपने बायोमेडिकल वेस्ट मतलब जो जनरेट आपका ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के टाइम पे जो वेस्ट जनरेट होता है उसको कैसे कैसे डिस्पोज करना है। हमारे पास हॉस्पिटल्स में 4 बैग्स होते हैं, 4 डस्टबिन बैग्स होते हैं। उसमें 4 येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू, ओके। तो येलो जो होता है, आपको जो पीपी किट आप पहनते हो, येलो में आपने पीपी किट रिमूव करनी है, ग्लव्स रिमूव करने हैं, शू कवर रिमूव करने हैं, हेड कवर डिस्कार्ड करने हैं और डिस्पोजेबल बेडशीट डिस्कार्ड करनी है। रेड में आप डिस्कार्ड करेंगे गॉगल्स, आई गॉगल्स जिसे बोलते हैं, फेस गार्ड जो आपकी फेस शील्ड होती है, पेन, प्लास्टिक बॉटल्स, बेडशीट्स, ओके। वाइट में आप डिस्कार्ड करेंगे शार्प मेटालिक वेस्ट, ठीक है। अगर आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देते वक्त कोई ऐसा वेस्ट जनरेट हो गया है तो उसको आप वाइट में डिस्कार्ड करेंगे। ब्लू में ग्लास आइटम, जितनी भी शार्प आइटम्स होती हैं दैट हैज़ टू बी डिस्कार्डेड इन द ब्लू बैग, ओके। अभी आता है, अभी रिसेंटली जब इट केम एज अ न्यू थिंग, है ना, तो लॉकडाउन हुआ था। तो लॉकडाउन का रोल क्या था? लॉकडाउन का रोल ये था सिर्फ कि सोशल गैदरिंग कम हो। लॉकडाउन रहेगा तो लोग अपने घरों में रहेंगे, है ना, और लोग घर में रहेंगे तो सोशल गैदरिंग्स बचेंगे, जिसकी वजह से चांसेस जो है ट्रांसमिशन के वो कम होंगे। तो ये क्या था? प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन था, ठीक है। वैक्सीन्स के रोल्स होते हैं कि वो रेप्लिकेशन को ख़त्म करते हैं, है ना, बट अभी जो है कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सैडली। अच्छा, कीमो प्रोफिलैक्सिस क्या यूज़ करते हैं? कीमो प्रोफिलैक्सिस में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है, बट इट इज़ कंट्रोवर्शियल एंड यू नीड टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि कुछ हार्ट पेशेंट्स में आप ये दवाइयाँ नहीं चला सकते, ठीक है। तो इसका डोज जो होता है, जैसे यहाँ पे है 400 mg स्टैट एवरी वीक टिल 7 वीक, बट दिस इज़ ऑल्सो कंट्रोवर्शियल, क्योंकि कई बार हम इसको
जैसे एंटी मलेरियल देते हैं वैसे ही देते हैं कि 400 mg आपने बीडी दे दिया, उसके बाद अगले 4 दिन तक आप उसको 400 mg ओडी चलाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कंट्रोवर्शियल, नॉट योर थिंग। तो ये नहीं रखना है अभी, बस इतना ध्यान रखें कि कीमो प्रोफिलैक्सिस में आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज़ करते हैं। कहीं कहीं पे BCG वैक्सीन्स भी दिए जाते हैं जिसका पार्शियल इम्यूनिटी में हेल्प रहता है, मतलब ऐसा कुछ एज सच कुछ नहीं आया है। और फिर आता है रोल ऑफ प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं ना, हम पेशेंट से जो COVID-19 इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, जब वो रिकवर हो जाते हैं तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं अगेंस्ट दैट वायरस। तो उन एंटीबॉडीज़ को हम रिमूव करते हैं और उन एंटीबॉडीज़ को हम उन पेशेंट्स में इंजेक्ट करते हैं जो हाई रिस्क केसेस हैं, ठीक है। हाई रिस्क केसेस मतलब जिनको हाइपरटेंशन की शिकायत है, जिनको जो डायबिटिक है, जो ओबीज़ हैं, ठीक है, जो जीरियाट्रिक पेशेंट्स हैं, पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं, उन सब में। उसके बाद आता है हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए जाते हैं 3, जैसे कि कोविड केयर सेंटर हो गया, जैसे कि होटल्स, हॉस्टल्स, लॉजेस, स्टेडियम, क्वारंटीन सेंटर्स या CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। ये सेंटर्स वो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे माइल्ड या बहुत माइल्ड केसेस रहते हैं, ठीक है, जैसे कि जिनमें साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी रेट आपका नॉर्मल है और SpO2 आपका मोर देन 95% है। दूसरा आता है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट नर्सरी होम्स होते हैं। मैं बताऊंगी आगे कि कैसे कैसे कहाँ पे किन पेशेंट्स को रखा जाता है। उसके बाद डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स आते हैं जिनमें ICU फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होती हैं। तो मेडिकल कॉलेज हो गया या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो गए, वो सारे क्या होते हैं, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स। अब देखो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स, मतलब अगर माइल्ड और वेरी माइल्ड केसेस हैं, जैसे कि उसको फीवर और URI के सिम्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, सैचुरेशन 95% से ज़्यादा है, तो उनको आप कहाँ रखेंगे, कोविड केयर सेंटर्स में। अगर मॉडरेट केसेस हैं जिनमें निमोनिया है लेकिन कोई सीवियर डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट 15 to 30 पर मिनट हो सकता है, सैचुरेशन 90 to 94 आता है, तो उनको हम रखते हैं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स में, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट नर्सरी होम्स। थर्ड, सीवियर केसेस जहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज़ के होते हैं, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 ब्रेथ्स पर मिनट और सैचुरेशन इज़ लेस देन 90% इन रूम एयर, तो उनको हम डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल्स में रखते हैं जहाँ पे ICU फैसिलिटीज़ होती हैं। अब मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट, मान लो आपके पास कुछ सस्पेक्टेड केसेस है, ठीक है। अब 3 चीज़ें हैं अगर उस पेशेंट को हमने रखा पहले, मतलब अगर कोई माइल्ड और वेरी माइल्ड केसेस है तो उसको हम कहाँ भेजते हैं, ओब्वियसली क्या बताया था मैंने ऊपर अभी, हम रखते हैं कोविड केयर सेंटर्स में, ठीक है। तो कोविड केयर सेंटर्स में रखा हमने उनको, वहाँ पे रखने के बाद हमने उनको स्वैब लिया, ठीक है, नेजल स्वैब या ओरोफेरेंजियल स्वैब। अगर आया नेगेटिव, तो नेगेटिव में उस पेशेंट को हम या तो डिस्चार्ज कर देंगे और उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो हम कंफर्म सेक्शन में उसको रखते हैं, उसको देखते हैं साइन एंड सिम्टम सीवियर तो नहीं है, ठीक है, सैचुरेशन कितना आ रहा है रूम एयर पे, और फिर मैनेजमेंट करते हैं। अगर मॉडरेट केस है तो उसको हम रखेंगे डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स। वहाँ पे क्या होगा, अगर नेगेटिव आया पेशेंट तो उसको नॉन कोविड हॉस्पिटल में कर देंगे, एडमिट कर देंगे और मैनेजमेंट करेंगे उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर पॉजिटिव आया तो हम कंफर्म करेंगे कि हाँ ठीक है, इसको ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो इसको हमने हॉस्पिटल में डालना है या केयर सेंटर्स में कहाँ डालना है। अगर सीवियर केसेस है तो हम उसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स में डालते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे नेगेटिव आता है पेशेंट तो पेशेंट को स्टेबलाइज़ करेंगे, जो उसकी सीवियरिटी थी सिम्टम्स की उसको स्टेबलाइज़ करेंगे और फिर उसको नॉन कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट करके वहाँ मैनेजमेंट करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आया तो हम उसको शिफ्ट टू कंफर्म्ड सेक्शन, मतलब हमने करना है, ठीक है, पॉजिटिव आ गया, अब उसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स में एडमिट करा देते हैं और वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द
द सिम्टम्स ही पोजेस वहाँ पे उसका मैनेजमेंट करते हैं। फिर फॉलोअप कैसे करते हैं हम कि पॉजिटिव कोरोना केसेस है, ठीक है, आपने हॉस्पिटलाइज करा उस पेशेंट को, उसके बाद आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया, ठीक है। अगर कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते 3 दिन तक तो आप क्या करते हैं, उसका नेज़ल या ओरोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं, ठीक है। अगर वो नेगेटिव आता है उसके बाद 24 आवर्स के बाद दोबारा एक सैंपल लेते हैं। उसके बाद अगर सेकंड स्मीयर रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आई है, ठीक है, तो आप उसको 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन करेंगे घर पे और टेस्ट को रिपीट करते हैं। और अगर तब भी नेगेटिव आता है तो पेशेंट को रिलीज़ कर देते हैं आप बाहर, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू द फॉलोअप ऑफ दोज कोविड पेशेंट्स और सस्पेक्टेड केसेस, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ कोरोना वायरस के बारे में जो डिटेल्स मैं आपको दे सकती थी, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब नारायण्स चैनल एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना है बिकॉज़ अभी नॉर्सेट आ रहा है एंड आपको जानने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी नई नई चीज़ें हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। तो आप अगर करेंगे तो यू नीड टू डू दैट, ओके। तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको और एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट इट। थैंक यू सो मच।